चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास टॉपिक से यूरोपीय कंपनियों के आगमन चैप्टर से संबंधित होगा। इसमें हम लोग अंग्रेज़ों का भारत में आगमन और उनका किस तरह प्रसार हुआ इसके बारे में सीक्वेंस वाइज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज़ों का आगमन और उनका प्रसार भारत में ईयर वाइज देखते हैं। देखिए सबसे पहले 1599 में एक अंग्रेज व्यापारी मिल्डन हॉल जिसका नेम था भारत आया। उसके बाद 1599 में ही अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी मर्चेंट एडवेंचर की स्थापना हुई, ठीक है। और इसी को 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब इसका नेम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। यानी जो भारत या पूर्वी एशिया था, यूरोप के लिए एशिया जो रीजन था उधर से व्यापार करने वाली कंपनी बना दिया गया। अब उसके बाद देखते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई। ये किसका था? मर्चेंट एडवेंचर का। इसका पूर्ववर्ती कंपनी था। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर बना और उसके बाद 1600 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को उस समय जो करेंट वहाँ के ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक क्या नेम था, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने एक रॉयल चार्टर जारी कर दिया, यानी एक अधिकार पत्र जारी कर दिया, शाही अधिकार पत्र, जिसमें कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया गया। इसका क्या अर्थ हुआ कि 15 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर जो ब्रिटेन के बाकी कोई कंपनी थी वो पूर्वी देशों से यानी जो एशिया के देश थे उनसे व्यापार नहीं कर सकती, उनको मनाही कर दिया गया। यानी इसको एक अधिकार दे दिया गया 15 वर्ष के लिए। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। देखिए भाई 15 वर्षों के लिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक अधिकार पत्र दे दिया गया, यानी उनको अधिकार दे दिया गया कि 15 वर्षों के लिए 1600 के बाद से यानी 1615 तक के लिए पूर्वी देशों से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, सभी तरह की व्यापार। उसके बाद क्या हुआ, 1609 में जो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, अब तक जेम्स प्रथम हो गए थे, इन्होंने कंपनी को नया चार्टर पास कर दिया, यानी नया शाही आदेश जारी किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए यानी जब तक नया आदेश लागू नहीं होता तब तक के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया गया। यानी केवल एक ही कंपनी अनिश्चित काल के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करेगी और सभी तरह का ट्रेड करेगी। उसके बाद जब इंग्लैंड में माल आएगा तो वहाँ से बाकी जो ब्रिटेन के कंपनी थे वो व्यापार करें, लेकिन जाकर देश में समुद्र के तहत जो ट्रेड होगा वो केवल एक कंपनी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ में 24 निदेशक थे, यानी जो एक तरह से बोर्ड होता है जिसमें कई सारे मेंबर होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो डायरेक्टर 24 थे, ठीक है। और इनका चुनाव प्रत्येक वर्ष कंपनी के शेयर होल्डर करते थे। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी को बनने में पैसे इन्वेस्ट किए रहते हैं, शेयर खरीदे रहते हैं, ठीक है ना। कंपनी के प्रारंभ में 100 शेयर होल्डर थे, यानी 100 शेयर होल्डर मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, मर्चेंट एडवेंचर की। उसके बाद वो बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसमें 100 शेयर होल्डर थे तो सभी तो मिलकर कंपनी चला नहीं सकते, तो कंपनी को चलाने के लिए 24 निदेशक इन्होंने सेलेक्ट किया। इनका काम ही था कंपनी को चलाना, मैनेजमेंट करना, इंग्लैंड से लेकर जो बाकी देश से व्यापार हो रहा था पूर्वी देश से उनके बीच में। तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 24 निदेशक थे। इनका चुनाव प्रत्येक वर्ष कंपनी के शेयर होल्डर करते थे अपने में से ही। और कंपनी में शुरुआत में 100 शेयर होल्डरों ने मिलकर ये कंपनी की स्थापना की थी। नोट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले सूरत में ही आई। कब आई थी? 1608 में इसको दिया गया, भारत में जाने के लिए एक आदेश दिया गया। क्या दिया गया? देखिए 1608 में कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, भारत से व्यापार करने के लिए। और कैप्टन हॉकिंस को, जो कि प्रथम अंग्रेज़ था, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज़ यही था, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा गया। कौन भेजा था? किसके तहत भेजा गया था? जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भेजा गया था। कंपनी ने अब वहाँ के राजा को बताया कि ऐसे ऐसे करिए, ठीक है, दूध भेजिए व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए, क्योंकि सूरत ने एक तरह से एम लिया कि सूरत में एक कारखाना खोला जाए जिससे भारत में व्यापार किया जाए। तो इस तरह से जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा के लिए 1608 ईस्वी में वहाँ से चल दिया।
हॉकिंस क्या था, प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी यानी भारत आने वाला जो पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ था उसका नेम था हेक्टर, उसका कप्तान भी था और ये जेम्स प्रथम का दूत भी था। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ 1608 के बाद। अब देख लेते हैं कैप्टन हॉकिंस कौन था। जेम्स प्रथम का राजदूत था। किससे आया था, हेक्टर नामक जहाज़ से आया था, उसका पहला कप्तान था, यानी जो पहला जहाज़ था भारत आने वाला ब्रिटिश जहाज़ हेक्टर, उसका कप्तान भी था और ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। यानी जेम्स प्रथम ने भारत में व्यापार को शुरुआत करने के लिए इसको भेजा था दूत के रूप में। यह ब्रिटेन से अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लाया था, यानी जेम्स प्रथम ने इसे दूत के रूप में भेजा था अकबर के नाम, क्योंकि उस समय जब शुरुआत किया गया उस समय पता था कि भारत में आपका अकबर का शासन है, मुग़ल शासन है, इसलिए उसके नाम का पत्र भेजा गया था। लेकिन जब तक ये आया 1609 में, तब तक अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर उस समय बादशाह बन गया था। तो इसने क्या किया, जहांगीर से मिला। कब मिला, देखिए 1609 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया और जहांगीर के दरबार यानी आगरा, मुग़ल का जो राजधानी था आगरा में ही लगता था, इसमें पहुंचा, किंतु पुर्तगालियों के कारण उसे इजाज़त नहीं मिली। हम लोग को पता है कि पहले पुर्तगाली आए थे और उन्होंने मुग़ल शासन में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। इवन जो 1778 में आपके 2 पादरी भेजे गए थे पुर्तगाली, उस समय पुर्तगालियों को लगने लगा था कि वो अकबर को ईसाईयत में बदल देंगे, ठीक है ना, उसको ईसाई धर्म में बदल देंगे और इससे क्या होगा कि पूरा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार होगा, ये सब सोचने लगे थे। तो बहुत उन लोग का एक तरह से इसमें कहते हैं बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे उसी वजह से, क्योंकि वो पहले से मुग़ल दरबार में स्थापित हो गए थे पुर्तगाली। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनका भी एम था कि बाकी यूरोपीय देश भारत से व्यापार ना कर सके, इनकी मोनोपोली रही, तो इन्होंने किसी तरह से अकबर जहांगीर को इनको इजाज़त ना देने के लिए मना लिया। तो उस समय जहांगीर ने हॉकिंस को इजाज़त मतलब व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मना कर दिया। लेकिन जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, ठीक है। जब जहाँ वो गया था आगरा, उनके दरबार में गया था, तो उस समय जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। इंग्लिश था, अंग्रेज़ था, उसी से दे दिया। और ये भारत आने वाला पहला ब्रिटिश वो था, क्या कहते हैं, ब्रिटिश पर्सन भी था और जेम्स प्रथम का राजदूत भी था। अब देखते हैं उसके बाद, देखिए 1611 में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम, जो दक्षिण भारत में है, फिलहाल अभी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, एक फैक्ट्री स्थापित की। यह अंग्रेज़ों की भारत में प्रथम फैक्ट्री थी और वो जो दक्षिणी भारत में उसमें भी प्रथम फैक्ट्री थी। देखते हैं मसूलीपट्टनम कहाँ पे, जहाँ पे डचों ने पहली बार फैक्ट्री किया था, देखिए ये है, ठीक है ना। ये आपका मसूलीपट्टनम है, फिलहाल ये दक्षिण भारत में है। और देखिए ये आपका उस समय गोलकुंडा राज्य था जब पुर्तगाल के समय आए थे। यहाँ पे आपका इस तरह बीजापुर राज्य था, ऊपर अलग अहमदनगर राज्य था, ये आपका आता था कर्नाटक, और वो विजयनगर राज्य था, ठीक है। उसके बाद में ये मैसूर हो गया, उसके पहले ये था विजयनगर। और ये आपका था केरल के क्षेत्र में, जहाँ पे ये कालीकट, ये कोच्चि था, कोचीन, और ये त्रावणकोर। तो यही गोलकुंडा के पास में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने स्थापित की। अब देखते हैं आगे। उसके बाद क्या था, देखिए 1611 में अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन और वेस्ट, यानी 2 कैप्टन थे, लेकिन बेसिकली ये जो आपका प्रियर था वहाँ पे मेन कैप्टन था मिडल्टन। इसने सूरत में पुर्तगालियों को हरा दिया, जिससे खुश होकर जहांगीर ने मिडल्टन को दरबार में बुलाया। देखिए यहाँ पे हुआ था, सूरत के समीप लड़ाई हुआ था, क्योंकि ये सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने वाले थे और पुर्तगाली उस समय सूरत में व्यापार करने लगे थे। तो इस वजह से वहाँ पे लड़ाई हुआ व्यापारिक आपके ट्रेडिशन की वजह से, जिसमें मिडल्टन और वेस्ट ने पुर्तगाली जो सेना थे वहाँ पे उनको हरा दिया वॉर में। और इसकी वजह से खुश होकर जहांगीर ने मिडल्टन को अपने दरबार में बुलाया। और आगे देखते हैं बुलाने के बाद क्या हुआ। देखिए 1611-12 में मिडल्टन ने आपका पुर्तगालियों को सूरत में हरा दिया। उसके बाद जहांगीर ने मिडल्टन को दरबार में बुलाया और 1612 और 13, बेसिकली ये 12 और 13 कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो चांस आपका रहता है 1613 में अंग्रेजियों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। यानी जो 1608 में कंपनी सूरत में कारखाना खोलने के लिए कैप्टन हॉकिंस को भेजा था, वो आपका पूरा हो गया। सूरत में इनका 1613 में स्थायी कारखाना खुल गया। और पश्चिमी तट पर अंग्रेज़ों का ये प्रथम कारखाना था। उसके पहले आपका मसूलीपट्टनम था, जो कि दक्षिण पूर्वी तट पे था। मिडल्टन ड्रैगन नामक जहाज़ से भारत आया था, ठीक है ना। अब देखते हैं 1615 में जेम्स प्रथम ने टॉमस रो,
एक और दूत को जहांगीर के दरबार में भेजा। किसके लिए भेजा था? व्यापारिक संधि के लिए। अपनी जो टॉमस रो उनका दूत हो, मुग़ल शासन में जितने भी उनके एरिया है वहाँ पे व्यापार करने के लिए, फैक्ट्री स्थापित करने के लिए परमिशन मांग सके, उसके लिए भेजा। ये 1615 में आया, 1619 तक दरबार में रहा, यानी 4 साल तक दरबार में रहा। ये इंपॉर्टेंट है। टॉमस रो था आपका राजदूत था जेम्स पतन का। रो ने जहांगीर से, यानी टॉमस रो ने जहांगीर से सभी मुग़ल दरबारों में व्यापार करने की, यानी सभी मुग़ल जो एरिया थे उस समय प्रांत थे वहाँ पे फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मांग ली। अब क्या था? 1620 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार पर कब्जा कर लिया। यानी देखिए, पुर्तगाल तब तक तो भारत में हारने लगा था, ठीक है ना। डच हरा दिए, फिर पुर्तगाल अंग्रेज हरा दिए, लेकिन समुद्री व्यापार पर अभी भी वो कब्जा किए थे। जो समुद्र के साथ जहाज़ में ट्रेड का आपका चलन चल रहा था, भारत से लेके यूरोप के बीच के केप ऑफ गुड होप से लेके, उसमें पुर्तगालियों का कब्जा था। लेकिन 1620 के एक नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को भी हरा दिया, ठीक है। और कब्जा करने जो ट्रेड का आपका रास्ता था, समुद्री ट्रेड का, उस पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, ठीक है। उनके जहाज़ थोड़े शक्तिशाली हो गए तब तक, इसलिए पुर्तगालियों को हरा दिया। 1625 में अंग्रेज़ों ने सूरत की किलेबंदी कर दी, ठीक है। वहाँ पे आपका फोर्ट बना दिया। ट्रेडिशन करने के लिए क्या था कि लोकल जो मारकाट राजा थे वो उन लोग को धमकाए ना, इसके लिए अब किलेबंदी करने का मतलब है कि बहुत सारे किले बना दिए वहाँ पे। एक ही किले बना दिए लेकिन उसको घेर दिया, जिससे क्या हुआ कि उसके अंदर आपका व्यापार, फैक्ट्री, रहने वाले छावनी, पुलिस के जो आपके सेना थे, अंग्रेज़ के व्यापारिक सेना थे छोटे छोटे, उसके लिए किलेबंदी कर दी। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान, सुनहला इसको गोल्डन फरमान भी कहते हैं, मिला, जिसके तहत अंग्रेज़ों को गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। क्या था? देखिए, सुनहला फरमान 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। देख लेते हैं मैप में, देखिए ये है आपका गोलकुंडा राज्य था, यहाँ पे दिया है, ठीक है। गोलकुंडा राज्य ऐसे था, ठीक है। तो गोलकुंडा के जो सुल्तान थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, इन्होंने अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी किया। उसमें क्या प्रावधान किए थे कि ये 500 पगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा राज्य और उसके बंदरगाह, ये जो बंदरगाह थे, ठीक है, बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। यानी जो छोटे छोटे एरिया पे आपको चुंगी या टैक्स देना पड़ता था, व्यापार कर देना पड़ता था, वो सब नहीं देना पड़ता। एक डायरेक्ट आप सुल्तान को ही 500 पैगोडा वार्षिक कर दे दीजिए। तो इससे क्या हुआ कि इन लोग को छोटे छोटे एरिया पे ध्यान देने के बजाय एक मुश्त आप कर दे दिए, उसके बाद स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करें पूरे राज्य में, ठीक है। बंदरगाह इनको कई सारे मिल गए, जिससे ट्रेड में इनका थोड़ा सा एरिया बढ़ गया, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ने लगा। तो इसी को कहते हैं गोल्डन फरमान हुआ था। इसके पहले कोई राज्य इन लोग को ऐसा अधिकार नहीं दिया था। तो ये पहली बात था जब इनको राज्य के तहत अधिकार मिला था कि आप मेरे राज्य से व्यापार करिए, खुलेआम करिए, ठीक है। ये था 1632 का गोल्डन फरमान। अब उसके बाद क्या है? 1633 में देखिए अंग्रेज़ों ने उड़ीसा के बालासोर में कारखाना खोला। यह अंग्रेज़ों का पूर्वी तट पर प्रथम कारखाना था। देखिए फिर से वही जाते हैं मैप में, ये आपका उड़ीसा, ठीक है ना, यहाँ पे उड़ीसा था। फिलहाल अभी उड़ीसा ये पूर्वी तट हो जाता है, मछलीपट्टनम दक्षिण में आ जाता है, तमिलनाडु के साइड में, ठीक है। तो ये पूर्वी तट आपका जाता है बंगाल की खाड़ी के तरफ। तो अभी बालासोर में आपका टेस्टिंग रेंज है सेना का, तो वहीं पे तट पे बालासोर में इन्होंने एक और फैक्ट्री खोल दी 1633 ईस्वी में, जो कि पूर्वी तट पर आपका पहला उनका फैक्ट्री था। उसके बाद देखते हैं 1633 के बाद क्या हुआ। देखिए 1633 के बाद हुआ 1639 में अंग्रेजों ने स्थानीय राजा यानी चंद्रगिरी के राजा से मद्रास, जो आज का तमिलनाडु है, साउथर्न पॉइंट है, उसको पट्टे यानी लीज पर ले लिया, ठीक है। किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से, ठीक है। 1640 में अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। कौन छीन लिया? उस समय मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, यानी वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर था अंग्रेज़ों का, वो फ्रांसिस डे था। इन्होंने चंद्रगिरी से राजा से मद्रास छीन लिया, जीत लिया, और वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कर दिया, यानी किले का निर्माण कर दिया। जो प्रशासनिक भवन उस समय अंग्रेज़ों का हुआ करता था, तो से फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कर दिया। फेमस है ये। 1640 में मद्रास का एक तरह से स्थापना फ्रांसिस डे ने किया। अब 1651 में हुगली में फैक्ट्री स्थापित की, यानी बंगाल में पहली फैक्ट्री आपकी अंग्रेज़ों की हुगली में 1651 में स्थापित हुई। 1638 में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई 10 पाउंड पर ईयर पर प्राप्त किया। जानते हैं कि 1661 में आपका
पुर्तगाली राजधानी कैथरीन का विवाह आपके अंग्रेज़ जो थे अंग्रेज ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड थे उनसे हुआ था, और दहेज के रूप में उनको बम्बई मिल गया। अब बम्बई मिल गया तो उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, क्योंकि यहीं पर ये ट्रेड करती थी, इसके पास मोनोपोली थी, इसलिए इनको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया। तो 1668 में अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई प्राप्त हुआ। 1680 में मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने कंपनी पर जजिया कर लगा दिया। जजिया कर क्या था, धार्मिक कर था। जान लेते हैं जजिया कर है क्या। जब मुग़ल या जो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुए थे इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले मोहम्मद गोरी के समय, तो उसमें ये था प्रावधान है कि जो इस्लाम का प्रावधान है उसमें ये है कि मुस्लिम साम्राज्य में केवल मुस्लिम रह सकते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से। अगर कोई अन्य धर्म के आपको रहना है तो आपको एक जजिया कर देना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको अपने धर्म को मानने के लिए आज़ादी मिलेगी, वरना आपको उस राज्य में जहाँ पे मुस्लिम सल्तनत है वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं है। तो एक धार्मिक कर था जिसको देने के बाद अपने जो आपके धर्म है, जैसे मुस्लिम राज्य में हिंदू सिख धर्म हो गए, ईसाई धर्म हो गए, इनको मानने की आज़ादी हो जाती है, संरक्षण मिलने लगता है शासन का। तो 1680 में औरंगजेब ने अंग्रेज़ों पर या कंपनी पर जजिया कर लगा दिया, यानी उनको मान लिया कि आप मुग़ल सम्राट के मुग़ल जो एरिया है उसके अंदर रहने वाले मुस्लिम के बजाय दूसरे धर्म के वो हैं, लोग हैं, और आपको जजिया कर देना अनिवार्य कर दिया, ठीक है। इसके बदले कंपनी को सूरत के अलावा बाकी सब जगह शुल्क रहित व्यापार करने की छूट दी। बाकी सब जगह मतलब जो मुग़ल आपका शासन था, जहाँ जहाँ मुग़ल एरिया था आपका, वहाँ पे शुल्क रहित छूट देने की, व्यापार करने की छूट मिल गई, लेकिन सूरत को छोड़कर, क्योंकि सूरत सबसे मुख्य बंदरगाह था अभी तक, और वहाँ पे मुग़ल जो शासन था उसको बहुत ट्रेड होता था, जिससे वहाँ पे कर के रूप में भी बहुत ज़्यादा पैसा आता था शासन में, इसलिए उसको छोड़कर बाकी सब जगह शुल्क रहित, जैसे हुगली हो गया आपका, बालासोर हो गया, ठीक है ना, जहाँ जहाँ मुग़ल आपके थे शासन थे, उसके प्रांत थे, वहाँ पे व्यापार करने की छूट मिल गई। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब देखते हैं 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूट लिया, यानी वहाँ पे जो आपका व्यापार होता था बंगाल के तहत बाकी मुग़ल साम्राज्य का, जैसे देखिए यहाँ पे मैप में देखते हैं, देखिए ये आपका मैप हो गया, ऊपर से आपका जो ईस्ट मुग़ल साम्राज्य था आगरा की तरफ, यहाँ पे तो छोटा मैप है। तो जो आपका मुग़ल साम्राज्य से बंगाल के तहत जो व्यापार होता था, तो बंगाल बहुत रिच आपका था प्रांत था मुग़ल साम्राज्य का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। कलकत्ता एक बहुत, या हुगली उस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदरगाह था उस एरिया, उस रीजन का। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अन्य जो व्यापार था, जो व्यापारी, लोकल व्यापारी, बंगाल के व्यापारी आते थे, वहाँ के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और जो बाकी जैसे डच थे, पुर्तगाली वहाँ पे व्यापार कर रहे थे, उन लोग को होने वाले व्यापार को लूट लिया, ठीक है ना, सैनिक कार्रवाई करके। इससे क्या हुआ कि जो मुग़ल सम्राट थे, औरंगजेब थे, ये थोड़ा गुस्सा हो गए, तो मुग़ल सेना ने औरंगजेब ने आक्रमण दे दिया कि वहाँ से अंग्रेज़ों को हटा दिया जाए। तो मुग़ल सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु बाद में अंग्रेज़ों ने क्षमा मांग लिया, तो जिससे अंग्रेज़ ने या औरंगजेब ने उनको वापस माफ़ी दे दी, लेकिन इस चोट पे माफ़ी दे दी कि वो वहाँ पे मारकाट नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे, ठीक है, इस वजह से। तो 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हराया था, ठीक है। अब देखते हैं 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान, सूबेदार वही थे मुग़ल सम्राट में, जो मुग़ल शासन था उसमें जो प्रांत होते थे उसमें दो तरह के होते थे। देखिए जो मेन व्यक्ति होते थे, सूबेदार होता था सैन्य, जो वहाँ के सेना होते थे, प्रांतीय सेना होते उसके मुख्य रहते थे, और दीवान क्या होते थे, जो राजस्व विभाग होता था उसके मेन होते थे, कर से संबंधित, आय से संबंधित वो दीवान होते थे। तो सूबेदार मुख्य होता था दीवान से भी, क्योंकि वो सेना का प्रमुख रहता था। तो बंगाल का सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेज़ों को 1200 रुपये कर पर सूतानती, कलिकाता और गोविंदपुर की ज़मींदारी दे दी। यहाँ ज़मींदारी दे दी, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर अंग्रेज़ों को अधिकार मिल गया, वहाँ से लगान इकट्ठा करे, उसमें से कुछ मुग़ल शासन को दे, बाकी अपने पास रखे आय के रूप में, ठीक, जैसे ज़मींदार करते थे। और इसी तीनों को मिलाकर, सूतानती, कलकत्ता और गोविंदपुर को मिलाकर, जॉब चार्नक ने, जो कलकत्ता का संस्थापक था, क्यों कहते हैं जॉब चार्नक ने, इसी तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया, और उसका मुख्यालय फोर्ट विलियम, ये एक किला था जो प्रशासनिक भवन बना, ठीक है ना, यहीं से कलकत्ता का आपका अंग्रेज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो मुख्यालय ये बना दिया, और इसी को इसलिए कहते हैं जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक।
तो 1698 में आपका कलकत्ता का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके लगभग ही 1700 में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को फर्स्ट प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जितने एरिया जहाँ पे वो लोग कब्जा करने लगे थे, ठीक है, व्यापारिक रूप से या ज़मींदारी रूप से, तो उन्होंने प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया, यानी यहाँ पे ब्रिटिश का पहला शासन रूप स्थायी हो गया, वो शासित हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे वो लोग शासित हो गए, इसलिए उनको फर्स्ट प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया। यानी यहाँ से आपका बाकी जो भारत के पार्ट में अंग्रेज़ों का व्यापार होता था वो कंट्रोल होता था। ये एक तरह से मुख्यालय आपका बन गया पूरे भारत में। और देखिए इसके बाद क्या हुआ, कलकत्ता जो 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। इसमें क्या है कि देखिए, जब 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया जिससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया, तो उसके बाद से 1774 में कलकत्ता को पूरे भारत की राजधानी बना दिया गया। ठीक है, और ये कब तक बना रहा, 1911 तक, जब तक कलकत्ता के से दिल्ली भारत की राजधानी स्थापित ना कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1700 के बाद क्या घटनाएं हुई। देखिए 1717 में मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर था। उस समय करेंट का जो मुग़ल सम्राट था फर्रुखसियर था। उसका इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने किया। ठीक है, जो भी बीमारी हुआ होगा तो अंग्रेज़ जो डॉक्टर था विलियम हैमिल्टन, उसने उसका इलाज कर दिया, जिससे फर्रुखसियर काफ़ी खुश हुआ। उसके बाद ही 1717 में सर जॉन शॉरमैन की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल, जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल थे, उसने फर्रुखसियर से मुलाकात की और फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त किया, इसको भी बोलते हैं गोल्डन फरमान, लेकिन ये मुग़ल शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया गोल्डन फरमान था। और वो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा। ठीक है, इसका 1717 का जो गोल्डन फरमान था, इसका क्या उपबंध था, इसमें देखिए, बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के मुग़ल राज्य में वैध बनाए गए। यानी पहले, इससे पहले क्या था कि आपको जो व्यापार करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए अगर सामान लेता था, जो पेमेंट करता था, वो आपके पैसे आते थे सोने के सिक्के, वो ब्रिटेन से आते थे। ठीक है ना, तो ब्रिटेन जो समुद्री मार्ग था, वहाँ पे कई बार लड़ाई होने की वजह से आपके संपत्ति डूब जाती थी। ठीक है ना, नष्ट हो जाती थे, एक तरह से लॉस होता था। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि बम्बई में ही आपके सिक्के ढाले जाए और इसे पूरे भारत में चलाया जाए। तो ये आपका एक्सेप्ट हो गया, मुग़ल शासक ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, 30,000 रुपये के वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुफ्त व्यापार की सुविधा अनुमति मिली। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप डायरेक्ट मुग़ल शासक को 30,000 रुपये कर्ज 1 साल में दीजिए और बाकी पूरे बंगाल में बिना शुल्क रहित, जहाँ पे भी चुंगी लग रहा है, व्यापार कर लग रहा है, अन्य तरह के कर लग रहे हैं, उसको देने से मुक्त हो गया। आप स्वतंत्रपूर्वक व्यापार करने लग सकते हैं। लेकिन जो भारतीय व्यापारी थे उनको ये सब छूट नहीं मिला था। बाद में इसकी वजह से भी आपका बहुत लोकल जो राजा थे और अंग्रेज़ों के बीच विवाद हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी। तो ये था इसका गोल्डन फरमान का आपका प्रावधान। उसके बाद एक और था, आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए, कंपनी को कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों से राजस्व वसूली यानी ज़मींदारी का अधिकार मिल गया इसी 1717 के तहत। ठीक है ना, ज़मींदारी का अधिकार मिल गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि ज़मींदारी से जो प्राप्त आपके धन आए होते हैं, उसी से वो माल खरीद के डायरेक्ट इंग्लैंड या यूरोप में बेच सकते थे और वहाँ से डायरेक्ट मुनाफा कमा सकते थे। उनको धन लाने की यूरोप से या इंग्लैंड से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी जब ज़मींदारी मिलने लगी। तो देखिए 1717 के बारे में कहते हैं, इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इससे कंपनी के बहुत सारे लाभ हुए। ठीक है ना, अब देखिए 1759 के बेदरा, या इसको बदेरा का युद्ध भी कहते हैं, इसमें डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ। कहाँ था, कलकत्ता के निकट एक स्थान है बेदरा, वहाँ पे क्या था, तब तक डच भी कलकत्ते में आपका बंगाल में व्यापार कर रहे थे। अब 2 कंपनियाँ व्यापार कर रही थी एक ही जगह, तो खींचातानी हो रहा था कि वो उसको हटा दे, वो उसको हटा दे, जिसमें सफल हो गए अंग्रेज। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट डचों से वॉर में जीत कर डचों को पराजित कर दिया। और इस युद्ध के बाद ही डचों का भारत में एक तरह से कहते हैं अंतिम रूप से पतन हो गया, उनकी सैनिक शक्ति क्षीण हो गई। ठीक है, तो ये था आपका अंग्रेज़ों के भारत में आगमन और प्रसार से संबंधित जो पॉइंट है सीक्वेंस वाइज आपके 1600 से 1717 तक। ठीक है ना, इसके बाद आते हैं फ्रांसीसियों का आगमन, हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।